नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की मुस्लिम राजनीति में एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। इस तरह का प्रयोग एक और बार हो चुका है 1967 में, लेकिन दोनों के चरित्र में अंतर है। 67 में जो हुआ था उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो उनको ज़रूरत लगी, आज जो हो रहा है आज की परिस्थितियों के अनुसार। तो पहले ज़रा सा पृष्ठभूमि बता दूं 1967 की। 1967 आते आते मुसलमानों को लगने लगा था कि कांग्रेस उनके लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितना वो समझ रहे थे, या कांग्रेस पार्टी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है जितनी उनको उम्मीद थी। तो लगातार विधानसभाओं में और लोकसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व घट रहा था। तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई, मुस्लिम मजलिसे मुशावरात, और इसने तय किया अगले चुनाव में, यानी 1967 के चुनाव में, 67 से पहले हुआ था ये, 1967 के चुनाव में 1967, उस समय तक 67 वो आखिरी साल था, आखिरी समय था जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे। 52 से 67 तक दोनों चुनाव साथ साथ होते रहे। ये तय किया था कि जिस पार्टी में भी अच्छे उम्मीदवार होंगे, कहने को ऊपर से कहा गया अच्छे उम्मीदवार होंगे, उनका समर्थन करेगी मजलिस। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य था कि जिस पार्टी में मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उनका समर्थन करेंगे। लेकिन ऊपर से जो है कहा गया कि जो है अच्छे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, जिससे अच्छे लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे। ये प्रयोग 1967 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में दोनों में हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मौलवियों और मुल्लों के कहने पर मुसलमानों ने उस तरह से वोट नहीं दिया जैसा वो चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व और घट गया। उसके बाद ये प्रयोग बंद हो गया। उनको इस बात की चिंता, ऐसा लगता है, खत्म हो गई कि अच्छे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना चाहिए। उसके बाद से कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का जो लगाव झुकाव था वो लगातार कम होता गया, और 1977 आते आते ये संबंध एक तरह से टूट सा गया। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है कि लगातार इसमें छीजन होती रही, लगातार गिरावट आती रही, और 6 दिसंबर 1992 के बाद मुसलमानों का मोहभंग हो गया कांग्रेस पार्टी से। ये तो जब मनमोहन सोनिया की सरकार आई तो फिर से प्रेम जगा। उससे पहले नरसिम्हा राव इसके लिए आधार तैयार करके गए थे। जब उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन किया, उसके बाद उससे बड़ा संशोधन मनमोहन सिंह ने किया। ये घोषणा कर दी एक तरह से, सरकार की ओर से कह दिया कि जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड कह देगा अपनी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति, वो उसकी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हुए। माइनॉरिटी कमीशन बना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, उसमें पैसा जो है दिया गया राजनीतिक हित को देखते हुए। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ 2009 के लोकसभा चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, जब वो लोकसभा की 21 और बाद में एक और जो है फिरोजाबाद की बाई इलेक्शन में सीट जीत गई। 22 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसके बाद से कभी उतनी सीटें उत्तर प्रदेश से उसको मिली नहीं। उसके बाद एक और परिवर्तन आया मुस्लिम राजनीति में। आपको याद होगा 2023 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक की राजनीति में पहले मुसलमान वोट कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर, जो पहले जनता दल था फिर जनता दल सेकुलर, जो देवगौड़ा के परिवार की पार्टी बन गया, उसको मिलता रहा है। लेकिन 2023 के चुनाव में मुसलमानों ने पूरी तरह से देवगौड़ा की पार्टी को छोड़ दिया और एकमुश्त जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 2023 में ही तेलंगाना में। तेलंगाना में भी यही हुआ। तेलंगाना में बीआरएस को छोड़ दिया, चंद्रशेखर राव की पार्टी को मुसलमानों ने छोड़ दिया और एकमुश्त वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। इस परिवर्तन से अखिलेश यादव डर गए। उनको लगा कि मुसलमान अब कांग्रेस की ओर जा रहा है। मुसलमानों ने यह संकेत दिया कि बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है तो राष्ट्रीय पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी, और उसी के साथ रहने में भलाई है अगर बीजेपी को हटाना है या हराना है। तो पहले कर्नाटक, फिर तेलंगाना। उसके बाद उसी का असर था, उसी का दबाव था कि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में। उनको ज़्यादा फायदा हुआ और कांग्रेस को भी फायदा हुआ। कांग्रेस 1 सीट से 6 पर पहुंच गई
और समाजवादी पार्टी 5 सीट से सीधे 37 सीट पर पहुंच गई। तो वो एक मौका था, वो एक परिवर्तन था, वो एक संकेत था मुस्लिम समाज की ओर से कि हम विकल्प की तलाश में हैं। कांग्रेस छोड़कर पहले वो क्षेत्रीय दलों की तरफ गए, फिर क्षेत्रीय दलों से मोहभंग होना शुरू हुआ तो फिर कांग्रेस की ओर लौटने लगे। अब एक तीसरा परिवर्तन आ रहा है और वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और वहां चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस, जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। सीधी लड़ाई है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने तय किया कि अपनी एक तीसरी पार्टी होनी चाहिए। तो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के ही विधायक थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। पहले घोषणा की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी बना ली, आम जनता उन्नयन पार्टी। ये पार्टी बना ली और घोषणा की है कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया है। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वो 8 सीटों पर लड़ेगी और उन 8 सीटों पर लड़ेगी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम मतदाता 50% या उससे ज़्यादा है। अब आप देखिए कि अगर ममता बनर्जी से नाराज़गी है या मोह भंग हो रहा है बंगाल के मुसलमानों का, तो वो सीपीएम या कांग्रेस की ओर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि अपनी पार्टी, अपने लोगों के साथ होने की ज़रूरत है। ये एक मौलिक परिवर्तन मुस्लिम राजनीति में पिछले 78 साल में भारत में आ रहा है कि मुसलमानों का, मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम समाज का मोह भंग हो रहा है सेकुलर पार्टी से। और इसका काफी श्रेय जाना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को, जो घूम घूम कर देश भर में कह रहे हैं कि ये सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों को दिया क्या, मुसलमानों से लिया ही है। हमारा वोट लेकर जो है सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं और हमें कुछ नहीं देते हैं। और वो गिनाते हैं कि किस तरह से दंगे हुए कांग्रेस के राज में, कहां कहां दंगे हुए, कितने लोग मारे गए, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, किस तरह का बर्ताव हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद सेकुलर पार्टी पर आ जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं, वो बिहार में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करते हैं। इस तरह से अलग अलग राज्यों में, और अभी असम में चुनाव हो रहे हैं तो असम में जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है मुसलमान। लेकिन सबसे ज्यादा असर होता हुआ जो दिख रहा है इस नए प्रयोग का, वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 27% थी। अब अनुमान यह है कि यह 30% से ऊपर हो चुकी है और 85 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुसलमान मतदाता ही तय करता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 85 में से 75 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीती थी। और इस बार अनुमान यह है, तो नतीजा तो जब नतीजा आएगा तभी पता चलेगा चुनाव का, लेकिन अनुमान यह है कि अगर ये दोनों पार्टियों का गठबंधन ठीक से चुनाव लड़ा, यानी हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी, तो इनमें से कम 60-65 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को हरा देंगे। वो कितनी सीटें जीतेंगे इसके बारे में अभी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन कितनी सीटें टीएमसी को हरा देंगे इसका अनुमान है। अब अभी तक जो राजनीति चलती थी कि मुसलमान इस आधार पर तय करता था कि किधर वोट देंगे कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। पहली बार ये होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, ये कंसिडरेशन से बाहर हो गई है ये बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो तृणमूल कांग्रेस हरा सकती है। इसलिए लगातार जो है, जब से बीजेपी खासतौर से मजबूत हुई है, खास 21 कहें, उसके पहले 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल का मतदाता पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ था। उसने कांग्रेस और सीपीएम का साथ भी छोड़ दिया था। लेकिन अब इस परिस्थिति में बदलाव आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का ममता बनर्जी से मोह भंग हो रहा है और वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा मौजूद है, वो मंजूर है नहीं, तो भाजपा के साथ तो जाने वाले नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर नहीं।
भाजपा कुछ भी उनको देने का वादा कर दे तब भी नहीं जाने वाले। तो उनको लड़ना तो अल्टीमेटली भाजपा से है, लेकिन वो अपनी ताकत तैयार कर रहे हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी के भरोसे न रहें, अपनी ताकत पर हम बीजेपी से मुकाबला कर सके, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। तो पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव इसी प्रयोग के लिए हो रहा है। उससे एक जो ध्वनि निकलती है, आपको याद आएगा कांची राम की बात, उनका नारा कि पहले हारेंगे फिर हराएंगे उसके बाद जीतेंगे। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान इसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनको मालूम है कि हारेंगे, लेकिन हारने के साथ साथ उनको मालूम है कि इसी एक चुनाव में वो हराने की भी ताकत रखते हैं। तो हारेंगे हराएंगे, उसके बाद उनको उम्मीद है कि शायद जीतेंगे। कम से कम ऐसे चुनाव क्षेत्र जहां 35, 40, 50, 60, 70% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम मतदाता है, उन चुनाव क्षेत्रों में उनको जीत की उम्मीद है, लेकिन उसमें अभी समय लगने वाला है। तो पहले वो तृणमूल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के आश्रय नहीं है, उसके भरोसे नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस से सीधी लड़ाई में उनको जो है मुस्लिम ध्रुवीकरण का उतना फायदा नहीं मिलने वाला है। कुछ तो लाभ मिलेगा, उनको कुछ वोट मिलेगा, अपने लोगों अपने भाइयों के नाम पर कुछ वोट आएगा, लेकिन उनको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है इस इक्वेशन से बाहर हो जाए, कम से कम पहले स्टेप में सत्ता से बाहर हो जाए, तो हम सीधी लड़ाई छेड़ सके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तब मुस्लिम ध्रुवीकरण में हमें सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। जब मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम समाज को यह लगेगा कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा को हरा सकती है, भले ही सत्ता में ना आ रही हो, लेकिन भाजपा का मुकाबला कर सकती है, भाजपा को बड़े पैमाने पर हरा सकती है, उसका नुकसान कर सकती है। तो ये नया प्रयोग हो रहा है मुस्लिम राजनीति में, और इस प्रयोग को बल मिला है बिहार के 2 चुनावों में। ओवैसी की पार्टी सीमांचल में जिस तरह से सीटें जीती है, उसके अलावा महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव जो अभी जनवरी 2026 में हुए हैं, उसमें लगभग 125 वार्ड पर जो है वो ओवैसी की पार्टी की जीत हुई है। तो इसलिए उम्मीद जगी है कि अपनी पार्टी के साथ अपनों को जोड़ा जा सकता है, यानी मुसलमानों की अपनी पार्टी, मुसलमानों का अपना नेता। ओवैसी का लक्ष्य यही है कि मुसलमानों का अपना नेता होना चाहिए, जो आज़ादी के बाद से देश में कभी नहीं हुआ। मुसलमानों ने हमेशा हिंदू पार्टी के नेता को अपना सबसे बड़ा नेता माना। आज़ादी के बाद नेहरू को माना, उसके बाद जब क्षेत्रीय दलों का समय आया तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों को अपना नेता माना। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव, फिर अब तेजस्वी यादव। उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी मुस्लिम मतदाता क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भाजपा को लड़ाने की कोशिश करता रहा। अब उनको यह बात समझ में आ गई है कि क्षेत्रीय दलों या कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं है जो बीजेपी को हटा सके। ये केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हमारा वोट लेने के लिए। तो ये जो बना हुआ था, एक मिथ बना हुआ था कि सत्ता में आना है तो मुस्लिम वोट की जरूरत है, मुस्लिम वोट के बिना सत्ता में नहीं आ सकते, उस मिथ को तोड़ दिया। वो जो वीटो था मुस्लिम वोट का, उसको नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया 2014 में, फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में, फिर 2019 में लोकसभा में फिर से तोड़ दिया, और 2024 में भी तोड़ दिया। इसके अलावा कई राज्यों में, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो असम है, जहां 33% मुस्लिम आबादी है, वहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। तो मुसलमानों ने एक निर्णय ले लिया है कि क्षेत्रीय दल अब हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जो नीति है, ये जो नया प्रयोग है, ये क्षेत्रीय दलों, और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। कांग्रेस का सारा ध्यान इस समय है किस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर उसके साथ जुड़े। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान का समर्थक, पाकिस्तान का प्रवक्ता बनने को तैयार है। जहां भी दुनिया में ऐसा मामला हो, जैसे इजराइल और हमास में लड़ाई हो, तो वो हमास के साथ खड़े हो जाएंगे। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी क्षेत्र है, आतंकवादी नेता है, जैसे ईरान ही है। इस समय ईरान दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी देश है।
आतंकवादियों के जो संगठन तैयार किए हैं और फंड किए गए हैं, ईरान ने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारत देश ईरान के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन भारत के मुसलमान चाहे प्रयोग के तौर पर ही, अभी शुरुआती तौर पर ही ये कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस से उनको छुटकारा मिले, उन पर से निर्भरता उनकी खत्म हो, और एक दिन ऐसा आए कि उनकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। इसलिए वो डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर उस क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए उनकी मांगें किस तरह की हो रही हैं। एक केवल उदाहरण देता हूं, राजस्थान के मुसलमानों ने, बड़े तबके ने मांग की है कि दिल्ली में हिंदू दंगों का जो मास्टरमाइंड जो दो थे, शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनमें से एक उमर खालिद को कांग्रेस पार्टी राजस्थान से राज्यसभा भेजे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज में इस समय किस तरह की सोच चल रही है। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्यों को भेजना। कांग्रेस इस मांग को मानती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना रास्ता अपनाने को तैयार है, कांग्रेस को छोड़ने को भी तैयार है। तो इस दृष्टि से देखें तो अगला चुनाव, जो अभी तो 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव चल ही रहा है, अगला सबसे बड़ा चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अगर मुसलमान थोड़ा सा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से खिसक जाता है तो आप मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जो 2017 में हुआ था, आपको लगेगा कि वो बहुत कम था। इस बात की आशंका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के मन में बढ़ती जा रही है, और इसका निर्णय, इस दिशा में मामला किधर बढ़ेगा, इसका फैसला होगा जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।